बच्चों, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नया टॉपिक समझने वाले हैं, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इसमें हम संप्राप्ति, जिसको हम आगम भी कहते हैं, कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति, बाजार मांग वक्र, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अल्पाधिकार और द्वयाधिकार, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज हम समझेंगे। और आज हम इस टॉपिक के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी आज हम सॉल्व करेंगे। इस यूनिट से हमारा कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक के 3 प्रश्न, यानी यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस पाठ में ज्यादा आएंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के केवल हमारा 1 प्रश्न है और इसकी शब्द सीमा है 30 शब्द। इसका ये अर्थ है कि हमको इस पाठ से छोटे छोटे प्रश्नों की तैयारी करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में डैश क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अनेक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं जो वस्तुओं का क्रय विक्रय स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। अनेक के स्थान पर आप अधिक संख्या या प्रचुर मात्रा में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। यानी आप अनेक के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? अधिक संख्या में भी लिख सकते हैं, प्रचुर मात्रा में भी लिख सकते हैं, वो भी आपका उत्तर सही होगा। समरूप वस्तुओं का उत्पादन खालिस्तान बाजार की विशेषता है। पूर्ण प्रतियोगिता की महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में समरूपता का गुण पाया जाता है। समरूपता क्या होती है? समरूपता अर्थात क्रेता विभिन्न फर्मों की वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती हैं, सब एक सी होती हैं। समरूप मतलब सभी वस्तुएं कैसी होती हैं? लगभग एक सी होती हैं। खालिस्तान बाजार में फर्म और उद्योग में अंतर नहीं होता, दोनों एक ही होती हैं। एकाधिकार मतलब केवल एक विक्रेता या एक ही बेचने वाला। एकाधिकार में फर्म उद्योग का एक ही अर्थ होता है। जब हम फर्म की साम्य की व्याख्या करते हैं तो यह उद्योग के लिए भी लागू हो जाती है, क्योंकि जो कीमत का निर्धारण है वो केवल एकाधिकारी के द्वारा किया जाता है। यदि एक उद्योग की जो कीमत होगी वही सभी फर्मों की भी कीमत होती है। खालिस्तान बाजार में विज्ञापन लागतें कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा होती हैं। अल्पाधिकार बाजार ऐसा बाजार जहां बहुत कम विक्रेता होते हैं, बाजार में थोड़े लोगों का अधिकार होता है। अल्पाधिकार में प्रत्येक फर्म अपनी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए विज्ञापन प्रचार में बहुत अधिक खर्च करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा या फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो क्या होगा? अल्पाधिकार। AR इज ग्रेटर देन MR, औसत आगम बड़ा है सीमांत आगम से, खालिस्तान बाजार की विशेषता है। फर्म की मांग का ढलान पूर्ण प्रतियोगिता में क्षैतिज सरल रेखा अर्थात AR बराबर MR होता है। किस प्रतियोगिता में? पूर्ण प्रतियोगिता में। जबकि एकाधिकार और एकाधिकारिक प्रतियोगिता में मांग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ लोचदार होता है, क्योंकि यहाँ कोई भी वक्र यदि नीचे की ओर झुका हुआ है, इसका तात्पर्य है कि कीमत यदि अधिक हो रही है तो मांग कम होगी और मांग कम हो रही है तो कीमत अधिक होगी। तो इस प्रकार से ये कौन सी बाजार की विशेषता होगी? एकाधिकार बाजार की। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किस बाजार में विक्रय लागतों का अभाव पाया जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी वस्तु की एक सी कीमत होती है। उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुओं को खरीदने के लिए या बेचने के लिए विक्रय लागत या परिवहन लागत पर खर्च नहीं करना पड़ता। तो विक्रय लागत का अभाव किसमें पाया जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता में। अगला प्रश्न है हमारा, किस बाजार में उपभोक्ता को पूरे बाजार में वस्तु विशेष की कीमत की जानकारी होती है?
पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है कि कौन सी वस्तु किस मूल्य में मिल रही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है हमारा, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC किस बाजार की विशेषता है? पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लूजदार होता है। फर्म प्रचलित कीमत पर वस्तु की जितनी चाहे मात्रा बेच सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में AR स्थिर होता है, इसलिए भी MC क्या होगा? MR बराबर होगा। AR कैसा होता है? स्थिर होता है। तो इसका उत्तर भी होगा हमारा पूर्ण प्रतियोगिता। ये एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में बनने वाले सभी खिलौनों को बेच देंगे आप। बेचने से आपको आय प्राप्त होगी या पैसे प्राप्त होंगे। वही इस फैक्ट्री की आय, आगम या अर्थशास्त्र में इसे हम संप्राप्ति कहते हैं। यानी ये जितने इस फैक्ट्री में खिलौने बन रहे हैं, इनको सबको बेचने से जितने भी पैसे प्राप्त होंगे, वही इस फैक्ट्री की संप्राप्ति, आगम, आय या इंग्लिश में हम इसको रेवेन्यू कहते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। यह एक आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री है और यहाँ प्रतिदिन मान लो कि 1000 आइसक्रीम बनती है। 1000 आइसक्रीम को बेचने से इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 10,000 रुपए प्राप्त होंगे, क्योंकि एक आइसक्रीम की कीमत कितनी है? 100 रुपए। मान लो एक आइसक्रीम की कीमत कितनी है? 100 रुपए है और 1000 आइसक्रीम बिक रही है। इस प्रकार से ये 100 रुपए की आइसक्रीम हुई और यदि प्रतिदिन 1000 आइसक्रीम बिक रही है, तो इस तरह से 1,00,000 रुपए प्रतिदिन इस फैक्ट्री की आगम होगी। एक उत्पादक को उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से जो मूल्य प्राप्त होता है, उसे ही फर्म की संप्राप्ति, आय या आगम कहते हैं। कुल संप्राप्ति से क्या आशय है? यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है। इसके पहले तो हम टॉपिक को समझ रहे थे कि संप्राप्ति क्या होती है। कुल संप्राप्ति एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो धन प्राप्त होता है, उसे कुल संप्राप्ति कहा जाता है। मान लो ये आइसक्रीम है, इसकी कीमत 100 रुपए है। उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। परीक्षा में यदि ये 2 अंक का प्रश्न आता है, तो आप केवल इतना उत्तर लिखेंगे, परंतु आपको याद करने में आसानी हो, इसीलिए मैंने आपको इसको उदाहरण से समझाया है। इसको आपको परीक्षा में नहीं लिखना है यदि ये 2 अंक का उत्तर है तब। यदि 100 आइसक्रीम 100 रुपए प्रति आइसक्रीम की दर से बेची जाती है, तो फर्म की कुल संप्राप्ति कितनी होगी? 10,000 रुपए होगी। इसका सूत्र क्या होता है? TR इज इक्वल टू P इंटू Q। कुल संप्राप्ति को हम टोटल रेवेन्यू, TR का मतलब है यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, TR मतलब टोटल रेवेन्यू, P क्या है यहाँ पर? वस्तु की कीमत, और Q क्या है? वस्तु की मात्रा या उत्पाद। ये हमारा सूत्र है, TR बराबर P इंटू Q। हमारी कीमत कितनी है? 100 रुपए प्रति आइसक्रीम। तो हमने P की जगह क्या लिख लिया? 100 लिख लिया। और कुल आइसक्रीम कितनी है? 100 आइसक्रीम है, तो हमने Q कितना लिख लिया? 100 लिख लिया। तो TR कितना निकल जाएगा हमारा? 10,000 निकल जाएगा। कुल संप्राप्ति, टोटल रेवेन्यू हमारा कितना आ गया? 10,000। तो इस तरह से हम कीमत और उत्पाद में यदि हम गुणा कर देंगे, तो हमको कुल संप्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। सीमांत संप्राप्ति, मार्जिनल रेवेन्यू से क्या आशय है? एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से फर्म की आय में जो वृद्धि होती है, उसे सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। एक फर्म के द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या एक इकाई अधिक बेचने से आय में जो अंतर आता है, उसे हम सीमांत आगम या सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। इसको भी हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जब आइसक्रीम की 10 इकाइयां बेची जाती हैं, तो कुल संप्राप्ति 1000 है। क्यों? क्योंकि एक आइसक्रीम कितने की है? 100 की है, तो 10 कितने की हो जाएगी? 1000 की हो जाएगी। जब वस्तु की 11 इकाई बेची जाएगी, तो ये 1100 रुपए संप्राप्ति हो जाएगी।
अतिरिक्त संप्राप्ति 100, जिसे सीमांत संप्राप्ति कहा जाएगा। यदि 10 इकाई बेच रहे हैं हम आइसक्रीम की, तो 1000 रुपये हमको मिला, और 11 हमने बेची तो 1100 की हो गई। तो 11वीं की संप्राप्ति, 11वीं आइसक्रीम की जो संप्राप्ति होगी वो कितनी होगी? 100 रुपए। ये देखिए, इसको भी हम सूत्र से समझ लेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? TCN माइनस TCN माइनस 1, टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट कितनी थी? 1100। 11 आइसक्रीम की कितनी थी? 11वीं की 1100। उसके एक पहले यानी 10वीं की कितनी थी? 1000 थी। तो MR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। देखिए, इतना डिटेल में आपको नहीं लिखना है, लेकिन ये केवल आपको पता हो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अगला है, औसत संप्राप्ति से क्या आशय है? औसत संप्राप्ति एक फर्म की प्रति इकाई बिक्री मूल्य से होता है। यही कारण है कि इसे प्रति इकाई मूल्य भी कहा जाता है। औसत संप्राप्ति फर्म की कुल आय में वस्तु की बेची गई इकाइयों की संख्या से भाग देने से प्राप्त होती है। यहाँ भी हम उदाहरण देख लेते हैं। जब आइसक्रीम की 10 इकाइयां बेची गई तो कुल संप्राप्ति कितनी थी? 1000 थी। तो कुल संप्राप्ति कितनी है? 1000। 1000 मतलब TR कितना है हमारा? 1000। सूत्र में हम मान रख देंगे। TR कितना है हमारा? टोटल संप्राप्ति 1000 है। और Q की मात्रा कितनी है? कुल इकाइयां आइसक्रीम की कितनी बेची गई? 10। सूत्र में हमने मान रख दिया 1000 बटे 10। तो उत्तर कितना हो जाएगा हमारा? ये शून्य कट गया तो AR बराबर औसत रेवेन्यू यानी औसत संप्राप्ति कितनी होगी? 100। बाजार मांग वक्र किसे कहते हैं? बाजार का मतलब ऐसा स्थान जहां बहुत सारे क्रेता और विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। बाजार में किसी वस्तु के बहुत सारे खरीदार होते हैं। जो वस्तु की अलग अलग कीमत पर अलग अलग अपनी मांग करते हैं। बाजार मांग तालिका एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उनके सभी खरीदारों द्वारा वस्तु की गई मात्राओं के कुल योग को बताती है। जैसे आज हम इसको उदाहरण से समझ लेंगे। ये शक्कर है, मान लो। बाजार में शक्कर के 3 व्यक्ति खरीदार हैं, X व्यक्ति, Y व्यक्ति और Z व्यक्ति। ये तीनों व्यक्ति शक्कर खरीदने गए। इनकी सब तीनों की मांग कैसी होगी? अलग अलग कीमत पर अलग अलग होगी। मान लो चीनी की कीमत 28 रुपए है, तो X व्यक्ति कितनी खरीदता है शक्कर? 8 किलो। Y व्यक्ति 10 किलो और Z व्यक्ति कितनी मांग करता है? 15 किलो शक्कर की। तो बाजार मांग शक्कर की कितनी हो जाएगी? X धन Y धन Z। कितनी हो गई बाजार मांग? 33। यदि 31 रुपीज शक्कर की कीमत है तो X व्यक्ति कितनी मांग कर रहा है? 5। Y व्यक्ति कितनी कर रहा है? 4। और Z व्यक्ति कितनी कर रहा है? 8। इस तरह से बाजार मांग कितनी हो जाएगी? 5 धन 4 धन 8 कितनी हो जाएगी? 17। अब आप समझ गए होंगे कि बाजार मांग हम किसको कहेंगे। जब बाजार में खरीदने वाले सभी व्यक्तियों की मांगों को जब हम जोड़ देंगे तो हमको जो मांग प्राप्त होगी वही होगी हमारी बाजार मांग। तो जैसे हम मांग वक्र बनाते थे ना, बाजार मांग वक्र भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा। हम y अक्ष OX y अक्ष में इसकी कीमत ले लेंगे और OX अक्ष में वस्तु की मांग ले लेंगे और इन दोनों का हम वक्र बना लेंगे। तो जो हमको मांग वक्र ऐसा प्राप्त होगा तो वो क्या होगा? हमारा बाजार मांग वक्र। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या आशय है? पूर्ण प्रतियोगिता से अभिप्राय बाजार की उस स्थिति से है जिसमें किसी वस्तु विशेष के अनेक क्रेता और विक्रेता उस वस्तु का क्रय विक्रय स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं तथा कोई क्रेता अथवा एक विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने में असमर्थ रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? बाजार में बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं, तो कोई एक क्रेता या विक्रेता बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे आप अपना उदाहरण लीजिए कि यदि आप कहीं बड़े बाजार गए हैं, बड़े बाजार मतलब आपके शहर में ऐसा जगह है जहां पर
फल मंडी है मान लो, आप फल मंडी गए हैं, तो यदि एक व्यक्ति अलग कीमत रखा है या महंगा बेच रहा है तो कोई उससे आम या फल नहीं खरीदेगा। सभी व्यक्ति, क्योंकि बाजार में सबके मूल्य लगभग कैसे होंगे, एक से होंगे। लेकिन वही एक फल बेचने वाला आपके घर के पास आकर फल बेच रहा है, तो वो अपनी मनमानी कीमत लेगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, कोई भी एक क्रेता और विक्रेता वस्तु के मूल्य को ना बढ़ा सकता ना घटा सकता। लगभग सबके मूल्य कैसे होते हैं, एक से होते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें प्रचुर संख्या में क्रेता और विक्रेता बिल्कुल एक ही प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय में लगे रहते हैं, तथा जो एक दूसरे के अत्यधिक निकट संपर्क में आकर आपस में स्वतंत्रता पूर्वक वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अपना सामान बेच सकता है और कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। यानी यहाँ पर कैसा कंपटीशन होता है, कैसी प्रतियोगिता होती है, स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बेचने वाले होते हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला है फर्म या विक्रेताओं की अधिक संख्या। यहाँ आप लिख सकते हैं क्रेता या विक्रेताओं की अधिक संख्या, ये भी लिख सकते हैं, फर्म भी लिख सकते हैं। क्रेता या विक्रेता, किसी वस्तु को बेचने वाले विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि अकेले फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक है। फर्म या विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। जैसे हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे बेचने वाले हैं। यदि बाजार में टमाटर बेचने वाले बहुत सारे विक्रेता हैं जो टमाटर को 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। यदि एक रामलाल आ गया और अपने टमाटर को 40 रुपए में बेचना चाहेगा, तो क्या कोई भी इसका टमाटर खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इसको भी अपना मूल्य अन्य विक्रेताओं के जितना 30 रुपए करना पड़ेगा। जब तक ये अपना मूल्य 30 रुपए नहीं खरीदेगा, इसका टमाटर की बिक्री नहीं होगी। इससे क्या समझ में आ गया कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक है, यानी हर व्यक्ति को जो बाजार में प्रचलित मूल्य है उसका ही पालन करना पड़ता है। दूसरी विशेषता है हमारा पूर्ण ज्ञान। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित कीमत की पूरी जानकारी होती है, यानी बाजार में जो कीमत है उसका पूरा ज्ञान खरीदने वाले को होता है। क्रेता को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि भिन्न भिन्न विक्रेता वस्तुओं को किस कीमत पर बेच रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता विशेषता के बाजार की दूसरी विशेषता है कि जो खरीदने वाला है उसको पूरे बाजार का ज्ञान है। जैसे ये साबुन का मूल्य क्या है, ये 3 अलग-अलग ब्रांड के साबुन हैं, तो विक्रेता को ये पता है कि इसका मूल्य कितना है, इस साबुन का मूल्य कितना है और इस साबुन का मूल्य कितना है। तीसरी विशेषता है फर्म का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में किसी उद्योग में कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है और पुरानी फर्म अपना उद्योग को छोड़ सकती है या बंद कर सकती है। मान लो बाजार में केवल ये 2 साबुन की फैक्ट्रियां हैं, ये व्यक्ति अपनी नई साबुन शुरुआत कर सकता है, या ये फैक्ट्री है तो ये चाहे तो ये अपना उद्योग को बंद भी कर सकता है। तो इस तरह से हमने 3 विशेषता देखी है। आप 2 नंबर के अनुसार इस प्रश्न के उत्तर को आप अपने हिसाब से छोटा कर लीजिएगा। आप बाजार में लगभग जितने फ़ोन की कंपनियाँ होंगी, जितने ब्रांड होंगी, उनके सबके लगभग नाम जानते होंगे, और फ़ोन का नेटवर्क जो हमको उपलब्ध कराती हैं, इन नेटवर्क के नाम भी जानते होंगे। क्या बाजार में जितने लोग हमारे देश में फ़ोन का उपयोग करते हैं, हमारे देश में भी उतनी ही कंपनियाँ हैं? नहीं। फ़ोन की लिमिटेड कंपनियाँ हैं और ये जो प्रोवाइडर हैं, हमको जो नेटवर्क उपलब्ध कराते हैं, ये कंपनियाँ भी लिमिटेड हैं। ऐसा बाजार जहाँ किसी वस्तु के कम विक्रेता होते हैं, उसे हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। यानी उपयोग करने वाले जो ग्राहक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, परंतु कंपनियाँ कैसी हैं, उत्पादक कैसे हैं, कम हैं। जहाँ पर विक्रेता कम हो और क्रेता अधिक हो, ऐसे बाजार को हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं।
अल्पाधिकार किसे कहते हैं? अल्पाधिकार बाजार की ऐसी अवस्था को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु के बहुत कम विक्रेता हैं और बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं। यदि इनमें से कोई विक्रेता वस्तु की कीमत में परिवर्तन करता है, तो दूसरे विक्रेता की कीमत और बिक्री की मात्रा में प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में मान लो टीवी की लिमिटेड कंपनियां हैं, ये कोल्ड ड्रिंक है या स्टील की जो सप्लाई करने वाली कंपनियां कम है। यदि एक कंपनी टीवी की कीमत बहुत अधिक बढ़ा देती है, तो दूसरी कंपनी की टीवी की मांग बढ़ जाएगी। और यदि एक कंपनी ने अपनी कीमत कम कर दिया, तो सभी व्यक्ति इसी कंपनी की टीवी की मांग करने लगेंगे। तो इस तरह से अल्पाधिकार में एक कंपनी ने यदि कीमत में परिवर्तन किया, तो अन्य कंपनी पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अल्पाधिकार की विशेषता, विक्रेताओं की संख्या का कम होना। अभी हमने देखा था कि अल्पाधिकार में जो बेचने वाले होते हैं वो कम होते हैं। अल्पाधिकार बाजार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है, जिसके कारण प्रत्येक विक्रेता का पूर्ति के एक बड़े बड़े भाग का नियंत्रण रहता है, जो वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता है। हमने देखा कि अल्पाधिकार में क्या हो रहे थे, बहुत कम बेचने वाले थे। यदि ये टीवी बेचने वाले ने अपनी की टीवी की कीमत चेंज किया, तो इन पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विक्रेता कैसे हैं यहाँ पर, कम है। मांग की अनिश्चितता, अल्पाधिकार प्रतियोगिता में फर्मों में आपसी निर्भरता होती है, जिसके कारण फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग अनिश्चित रहती है। कोई भी वस्तु की मांग का सही सही अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से ही बेचने वाले हैं, तो हो सकता है कि ये कंपनी ने थोड़ा भी कीमत कम कर दिया, तो हर व्यक्ति इसी कंपनी की मांग करेगा। तो ये पहले से पूर्वानुमान कंपनियां नहीं लगा पाती। फर्मों के प्रवेश व बहिर्गमन में कठिनाई, अल्पाधिकार में नई फर्म का प्रवेश कठिन होता है, क्योंकि नई फर्म को स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है तथा फर्मों की संख्या कम होती है। मान लो हमारे देश में 10 स्टील सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं। कितनी है हमारे देश में, मान लो 10 हैं। अब ये स्टील कंपनी को शुरू करने के लिए बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये छोटी-मोटी कंपनी तो रहती ही नहीं है। इनकी फैक्ट्री बहुत बड़ी है, इनकी सप्लाई, इनका पूरा नेटवर्क कि कहाँ से कच्चा माल आएगा। तो इस तरह से इसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये आसानी से ये अपना उद्योग ना ही बंद कर सकते हैं और ना ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। विज्ञापन एवं बिक्री को प्रोत्साहन, अल्पाधिकार के अंतर्गत प्रत्येक फर्म अपनी अपनी वस्तु को बेचने के लिए विज्ञापन, प्रचार आदि में बहुत अधिक व्यय करते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक अपनी कीमत कम नहीं करते लोग, ये लोग क्या करते हैं, अपना एडवर्टाइज करते हैं। जैसे आप स्प्राइट है, कोका कोला है या लिम्का है, फैंटा है, तो ये सब कंपनियां क्या करती हैं, आपस में विज्ञापन अधिक करती हैं, कीमत कम नहीं करती। ये चाहती हैं कि हम अपना विज्ञापन करके अपनी बिक्री को बढ़ाएं। तो अल्पाधिकार की विशेषता होती है कि ये विज्ञापन पर अधिक खर्च करती हैं। द्वयाधिकार किसे कहते हैं? जब बाजार में दो का अधिकार अर्थात दो ही उत्पादक होंगे, उन्हें हम द्वयाधिकार कहेंगे। द्वयाधिकार से आशय बाजार की ऐसी स्थिति से है जिसमें केवल दो ही विक्रेता होते हैं। दोनों विक्रेताओं की वस्तुओं की एक ही रूप होते हैं और दोनों समान मूल्य नीति का, यानी सब दोनों की कीमत कैसी होती है, एक सी होती है। इनमें से कोई भी विक्रेता अपने मूल्य में परिवर्तन करता है, तो उसका प्रभाव दूसरे पर अवश्य पड़ता है। मान लो ये दोनों उत्पादक हैं और दोनों कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे। दोनों टायर का उत्पादन मान लो कर रहे हैं, तो दोनों कोशिश करेंगे कि अपना मूल्य लगभग एक सा रखें, क्योंकि यदि इसने अपनी कंपनी के टायर का मूल्य बढ़ा देगा, तो इसके टायर की मांग बढ़ जाएगी। इसीलिए ये दोनों कैसे क्या कोशिश करते हैं कि इनकी दोनों की लगभग कीमत कैसी हो, एक सी हो। मेरा आज थोड़ा गला खराब था, परंतु परीक्षा का समय कम है, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर दी थी। और आप ये टॉपिक भी ये 2 अंक का है, मैंने थोड़ा अधिक डिटेल में समझाया है, परंतु आप इतना डिटेल में मत लिखिए, समझिए पूरा और आप अपने छोटे 2 अंक के लायक आप अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू।